हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को, जो कि घटना चक्र सीरीज से हैं। आज का टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, और आपके जो भी सजेशन एंड फीडबैक हों उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। हम सिर्फ यहाँ पर राइट आंसर को ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खान। बंगाल का अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त था मुर्शीद कुली खान। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुगल सम्राट फारूक शियार द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद जो सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई, अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। यहाँ पर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाले युद्ध की बात हो रही है, तो इनमें से कौन था। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध जो है 30 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और दुर्लभ राय के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा जाता है। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चला जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक जो है लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों, ये जो कृषि में अग्रणी राज्य थे, इन्हें जिसमें था बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जो है इन्हें राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला निर्णायक युद्ध माना जाता है। जबकि अगर सर्वाधिक निर्णायक युद्ध की बात की जाए तो बक्सर का युद्ध 1764 था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। किस युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक की बात हो रही है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। स्वर्ग से सेना उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता था। निम्नलिखित में से स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो था कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था रॉबर्ट क्लाइव। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था विलियम पिट ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ये जो इसका मैदान है ये कहाँ है।
राइट आंसर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल में है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्लासी वर्तमान जो है इसका नाम है, प्लासी का युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी जो है इसके किनारे है ये प्लासी युद्ध का मैदान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थानांतरित करने वाला कौन था? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी मीर कासिम। मीर कासिम द्वारा जो है ये राजधानी कहाँ से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की गई थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। यही कारण था कि वो राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। यहाँ पर सबसे अधिक निर्णायक युद्ध की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764 ये सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में जो है अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 22 अक्टूबर 1764 के अंग्रेजों ने जो है मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच, और जो है मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच ये इनकी सम्मिलित सेना थी, लड़ रही थी किससे? अंग्रेजों से, और ये सभी पराजित हुए अंग्रेजों से। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान जो है कौन संभाल रहे थे? मेजर हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का जो प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा जो है ये बक्सर का युद्ध, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ये किसने कहा है? P.E. रॉबर्ट्स ने। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, ये जो प्लासी का युद्ध था ये अंग्रेजों की विजय, प्लासी के युद्ध की विजय अंग्रेजों के लिए जो है ये इन्होंने इनकी कूटनीति का परिणाम थी। वहीं जो बक्सर के विजय को यदि बात की जाए, बक्सर के युद्ध की विजय की बात की जाए तो ये क्या था? ये पूर्णतः इसे सैनिक विजय बताया। प्लासी का युद्ध कूटनीतिक परिणाम था और ये बक्सर का जो बक्सर विजय थी, बक्सर के युद्ध की, ये क्या बताया? ये सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर ने जो है बक्सर के युद्ध ने क्या किया? बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। किसने? बक्सर के युद्ध 1764 ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला कौन शासक था? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता है और उसे इलाहाबाद में रखा जाता है। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। जिसके बदले उसे मिला क्या? देखते हैं। जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। उसे 1788 ईस्वी में क्या किया गया? अंधा कर दिया गया।
1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी थे, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र पेंशन भोगी बनकर रह गए। शाह आलम द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी जो थे ये सभी अंग्रेजों के मात्र पेंशन भोगी बनकर रह गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने। किसने प्रदान की? तो ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस के काल में ये जो है दिए गए शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि हुई उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी कब? 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता है, उसे इलाहाबाद में रखा जाता है और शाह आलम ने 12 अगस्त के फरमान द्वारा उसने 12 अगस्त को एक फरमान दिया था कंपनी को, जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी जाती है, जिसके बदले कंपनी जो है सम्राट को क्या करती है? शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम को कंपनी 26 लाख रुपए तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती है और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी के जो है कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बनाए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को कंपनी जो है कोई भी जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं लेना चाहती थी, इसलिए जो उसने 2 उप दीवान बनाए। बंगाल के जो उप दीवान बनाए उन्हें मोहम्मद रजा खान को तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में था। सिर्फ जो है अधिकार कंपनी के हाथों में था और जो भी सभी कार्य करने थे ये भारतीयों द्वारा ही किए जाते थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, खासी। अंग्रेज जो है सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेन में कि ये कैसे इसके संपर्क में आए थे। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश जो थे 1765 ईस्वी में शिलाहाट में आए थे। ये कहाँ आए थे? व्यापार के लिए आए थे शिलाहाट में। खासी जनजाति के लोग यहाँ क्या करते थे? खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने के लिए जो है शिलाहाट की सीमाओं पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का काम करने लगे, जिससे कि ये खासी जनजाति के संपर्क में आए। जो ब्रिटिश अधिकारी थी ये भी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे और इसी से ये खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, राजा टिकैत राय नवाब अशराफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। दूसरा स्टेटमेंट है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। राजा टिकैत राय नवाब अशराफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियां जो थीं, हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। राजा टिकैत राय नवाब अशराफुद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे और अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई। उदाहरणतया अशराफुद्दौला के दीवान जो राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल व नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि जो थे, ये सब उच्च जातियों के ही थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को दिया हुआ है और उनका सही कालानुक्रम बताना है कि इनका सही कालानुक्रम क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर बांडीवास युद्ध और सबसे बाद का है यहाँ पर दिए हुए युद्धों में बक्सर का युद्ध। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अंबर युद्ध हुआ था सबसे पहले अगस्त 1749 में। मुजफ्फरजंग चंदा साहब फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या जिसे अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी और मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बना। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। उसके बाद का प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 23 जून 1757 में। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के मध्य। युद्ध के परिणाम अंग्रेजों का जो है पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 23,000 पाउंड की निजी भेंट दी। किसने जो है क्लाइव को दी, किस जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को भेंट दी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी अगला युद्ध कौन सा। अगला युद्ध था बांडीवास युद्ध। बांडीवास युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1760 में। बांडीवास युद्ध हुआ 1760 में जनवरी में। ये किस किस के बीच हुआ? तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। यहाँ पर ये युद्ध और इसकी डेट और ये किस किस के मध्य हुआ, ये इतना इम्पोर्टेंट है बस, और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। ये बस किस किस के बीच हुआ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये बांडीवास का युद्ध था, ये अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है क्या उनका रहा था? सर आयरकूट। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे। देखते हैं अगला युद्ध। अगला था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ अक्टूबर 1764 में। अक्टूबर 1764 में इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। ये बक्सर का युद्ध 1764 जो कि भारत में अंग्रेजों की सफलता के लिए जो है उनकी सबसे अधिक निर्णायक माना जाता है। बक्सर का युद्ध ये हुआ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी इससे अंग्रेजों से। युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर जो है मुहर लगा दी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। फ्रांसीसी सेनापति कौन था जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए काउंट डी लाली। काउंट डी लाली इसका पूरा नाम था। यह फ्रांसीसी सेनापति था, इसका पूरा नाम था काउंट डी लाली।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। वांडीवास के युद्ध 1760 में जो है किसने किसको हराया, यहाँ पर बताना है। वांडीवास के युद्ध 1760 में, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को। ये वांडीवास का युद्ध जो 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हो रहा था, इसने ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच सेना को हरा दिया था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। अंग्रेजों द्वारा ये किसके खिलाफ लड़ा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रांसीसियों के खिलाफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दो सूचियाँ दिए हुए हैं, एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं और एक तरफ उनके ये किस किस के विरुद्ध लड़ा गया दिया हुआ है। इसमें बताना है जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और विरुद्ध किसके था, क्लाइव। वांडीवास का युद्ध जो था फ्रांसीसी विरुद्ध थे ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध थे मराठे। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और इसके विरुद्ध में थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सही सुमेलित है। बाकी सभी जो है सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो ये 22 जनवरी 1760 को हुआ। इसमें अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। और ये चिलियावाला जो है युद्ध कब लड़ा गया, तो चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। 13 जनवरी 1849 को इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड कफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, इसका कोई भी जो है निर्णय नहीं हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अब देख लेते हैं खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई और मराठे जो है विजयी हुए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ई, मराठों ने। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले थे मराठों द्वारा भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है 3 आंग्ल युद्ध हुए, उसके बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें सालबाई की संधि हुई थी। वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में अपनी सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को भी समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है मराठों को दबा दिया, मराठों की शक्ति को, और ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें।